चलो देखो, तो आज हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं? मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। ध्यान से सुनो। कह रहा है कि मानव भूगोल का विकास समय के गलियारों, यानी मानव जो है अपनी विकास किया। कैसे विकास किया? जैसे जैसे मनुष्य में क्या हो गया, मानवता आते गया, मानव में क्या आते गया, विचार आते गया। मानव जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसे उसे मानव में लालच आते चले गया। क्या आता गया? लालच। अब देखो, तो लालच जो आया तो उन्होंने क्या किया, उपनिवेश करना तैयारी कर दी। उपनिवेश करना क्या कर दिया? अब यहाँ एक शब्द है उपनिवेश। एक शब्द क्या है? उपनिवेश है ना। एक शब्द क्या है बोलो? उपनिवेश। तो उपनिवेश का मतलब अभी हम बताए थे। क्या बताए थे बोलो? उपनिवेश का मतलब होता है किसी को किसी चीज पर गुलाम कर लेना। जैसे अपना भारत। अपना भारत किसका गुलाम था? अपना भारत किसका गुलाम था बोलो? ब्रिटिश गुलाम था। भारत क्या था अपना? ब्रिटिश गुलाम था। भारत क्या था बोलो? ब्रिटिश गुलाम था। तो भारत किसका उपनिवेश था? भारत पर कौन उपनिवेश कर रखा था? ब्रिटिश। तो उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी पर अपना किसी चीजों पर अपना अधिकार कर ले, इसका मतलब उस चीजों पर मनुष्य का क्या है? उपनिवेश है ना। अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये जो उद्देश्य था, कह रहा है कि नए क्षेत्रों की खोज करना और व्यापार करना। लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे लोगों में मानवता आने लगा, लोग आगे बढ़ने लगे। लोग करता था क्या कि जैसे इस और बढ़ा, इस और बढ़ा, पता चला कि यहाँ पर भी कोई एक क्षेत्र है। ये मानव इस और बढ़ा और उसको पता चला यहाँ पर कोई एक क्षेत्र है। अब ये क्या करने लगा कि अपनी कुछ वस्तुओं को यहाँ पर व्यापार व्यवसाय करने लगा। कुछ वस्तुओं को क्या करने लगा, यहाँ पर व्यापार व्यवसाय करने लगा। और जब व्यापार व्यवसाय करने लगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ की जितनी संप्रदा है, एक एक बातों को व्यापार व्यवसाय के दरमियान ये समझ गया कि कहाँ पर क्या है। और धीरे धीरे इस पर क्या करने लगा, अपना कब्जा करने लगा। धीरे धीरे इस पर क्या करने लगा वो लोग? कब्जा करने लगा। और ये जो कब्जा किया, तो यही व्यक्ति का उपनिवेश अब इस पर हो गया है ना। वही बात हुआ था इसमें। कह रहा है कि उद्देश्य नए क्षेत्रों की खोज करना। ये कभी व्यापार के लिए, कभी भ्रमण के लिए, कई अन्य कार्य के लिए घूमते रहते थे। और जैसे उसको पता चलता था यहाँ पर किसी प्रकार के क्षेत्र है ना, और यहाँ पर इस चीज को ज्यादा उत्पादन होती है, तो ये सामान को उठाकर लोग क्या करता था, जहाँ नहीं हो रहा वहां लेकर चल जाता था, और वहां का सामान उठाकर यहाँ ले आता था। और धीरे धीरे अपना धीरे धीरे दोनों पर क्या करता था, प्रभाव कर लेता था। दोनों क्षेत्रों पर अपना क्या करता था, प्रभाव कर लेता था। अब इन्हीं क्रिया को क्या बोलेंगे हम लोग? उपनिवेश। किसी चीजों पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव कर लेना ही उपनिवेश के अंतर्गत आती है। कह रहा है विशेषता, कह रहा है इस दौरान में भूगोलविद। अब भूगोलविद क्या है बोलो? भूगोल को खोजबीन करने वाला ही क्या कहलाता बोलो? भूगोलविद। भूगोल को खोजबीन करने वाला भूगोलविद। कह रहा है इस दौरान में भूगोलविद नए देशों के बारे में, किसके बारे में? नए देशों के बारे में, कह रहा है विश्व ज्ञान कोशीय विवरण, विश्व ज्ञान कोश विवरण लिखते थे। क्या करते थे? विश्व ज्ञान कोश विवरण लिखते थे। वो भूगोलविद जो थे, एक एक क्षेत्र जाते थे, और हर क्षेत्र में एक एक बातों को नोट्स करते थे कि यहाँ पर इस समय में गर्मी पड़ता है, इस समय में ठंड पड़ता है, इस समय यहाँ पर मुख्य फसलें होती है, यहाँ के लोग इस प्रकार के, यहाँ के लोगों को जीवन इस तरह से जीता है ना। एक एक बातों को जो है भूगोलविद अपने बुकों में क्या करते थे, नोट्स करते थे, ताकि पूरी लोगों को, हर बातों को लोगों को बता सके कि आप जो है, जब लोग पढ़ लेता था कि देखो भाई, ये जो है गन्ने उस राज्य में ज्यादा होता है। तो अब हमको जब जान रहे, उदाहरण स्वरूप बताते हैं कि हम जान रहे कि सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। और हमको गन्ना के लिए कुछ व्यापार व्यवसाय करना है, तो हम उत्तर प्रदेश जाएंगे कि वहाँ बंगाल जाएंगे? उत्तर प्रदेश जाएंगे। क्यों बोखेंगे? तो एक एक बातों को भूगोलविद नोट्स करते थे, और उसी चीजों को लोग क्या करता था, व्यापार व्यवसाय के लिए क्या होता था बोलो, अपनी अ, अ, उसके और आगे होता था, अग्रसर होता था। और जब लोग वहां पर धीरे धीरे व्यापार व्यवसाय करता था, धीरे धीरे ऊपर उस पर अपना क्या करता था, उपनिवेश कर लेता था। धीरे धीरे लोग क्या करता था, उसको उपनिवेश, अपना उसको हुकूमत में ले लेता था, उस क्षेत्र को ही। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या कहता है आगे। कह रहा है कि प्रादेशिक विश्लेषण एवं क्षेत्रीय विविधता है ना। कह रहा है कि प्रादेशिक विश्लेषण
अब इसमें दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एक प्रादेशिक विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग क्षेत्रीय विभेदन के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रीय विभेदन के बारे में। कौन से दशक की बात कर रहे हैं हम लोग? 1930 के दशक के बात कर रहे हैं। कौन से दशक के? 1930। कह रहा है कि पृथ्वी को छोटे छोटे प्रदेशों में बांट कर समझना है ना। कह रहा है कि क्षेत्र विभेदन, कह रहा है यह समझाना है कि एक क्षेत्र दूसरे से अलग क्यों है। इसमें इसी को बात को पढ़ना है कि एक क्षेत्र दूसरे से अलग क्यों है। ठीक है ना। वो देखता था कि पृथ्वी को समझने के लिए पृथ्वी को क्या करने लगा, प्रादेशिक विश्लेषण क्या किया, भूगोलवेत्त ने क्या किया कि हर क्षेत्र को पहले दिशा में बांटा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। फिर पूर्व पश्चिम को जो है उसमें बांटा कि कुछ हिमालय क्षेत्र है, कुछ जो है जलीय क्षेत्र है, कुछ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कुछ शीतोष्ण क्षेत्र है। इस तरह से लोगों को क्या किया कि लोगों समझने के लिए उसको कभी प्रादेशिक में बांटा, कभी क्षेत्र में बांट दिया, है ना। आप उत्तर चलिए, उत्तर में आप इस प्रदेश में जाना है, दक्षिण में इस प्रदेश में जाना है ना। ये चीज़ों को समझने के लिए एक एक दूसरे को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की प्रयास किया। ठीक है ना। तो कह रहा है कि पृथ्वी के छोटे छोटे प्रदेशों में बांटना, ये क्या कहला है? पृथ्वी को छोटे छोटे देशों में बांटना क्या कहला है? बोलो, प्रादेशिक विश्लेषण। क्या कहला है? प्रादेशिक विश्लेषण। और यह समझना कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग है, यह क्षेत्र विभेदन के अंतर्गत आया। किसमें आया? है ना। जितने भी क्षेत्र है, अभी तुम चले जाओ कि तुम इस क्षेत्र में हो तो तुम्हारे यहाँ की हवा पानी सब चीज अलग मिलेगा। यही तुम क्षेत्र बदल जाओ तो वहाँ की सब क्या होगा, क्षेत्र बदलते ही सभी चीज अलग हो जाती है। ठीक है ना। देख रहा वहाँ की मिट्टी बदल जाएगी, भाषा बदल जाएगी, कभी यहाँ तक कि कभी कभी वहाँ का पर्यावरण भी क्या होगा, बदल जाएगा, होता है ना। ध्यान से सुनना। कह रहा है कि अस्थानिक संगठन, ये अस्थानिक संगठन कब से कब पढ़ेंगे हम लोग? 1950 से 1960 के दशक। कह रहा है कि परिवर्तन, कह रहा है इसे मात्रात्मक क्रांति कहा। कह रहा है कि इस दशक में जो है सर्वाधिक क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कब से कब सर्वाधिक परिवर्तन हुआ बोलो? 1950 से 1960। 1950 से 1960 इसमें जो है परिवर्तन जो हुआ, कह रहा है इस परिवर्तन को हम लोग कौन परिवर्तन बोले? बोलो, मात्रात्मक क्रांति। क्या कहेंगे बोलो? मात्रात्मक क्रांति। कराए कि संसाधन, इसमें कंप्यूटर और सांख्यिकी विविधताओं का प्रयोग करने लगा। लोगों में जो है लोगों जो है संभववाद के अंतर्गत, लोग जो है किसके, लोग जो है संभववाद के अंतर्गत किस पे बढ़ा, किसके आगे बढ़ा बोलो? लोग जो है संभववाद के अंतर्गत लोग कंप्यूटर की ओर गया। कंप्यूटर कहे तो यंत्र, कंप्यूटर कहे तो यंत्र यानी मशीन, सीधी समझ लो, समझे ना। और सांख्यिकी, लोग जो है एक एक चीजों को गणना करना अपना, सांख्यिकी मतलब क्या है तो लोग हर बातों को गणना करके रखते थे, नोट्स करके रखते थे। और जिससे जो है लोगों में तेजी से क्या हुआ, विकास हुआ। लोगों में क्या हुआ, तेजी से विकास हुआ। और इन तेजी से जो विकास हुआ उसमें जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को कौन क्रांति कहा बोलो? मात्रात्मक क्रांति। तो बोलेगा मात्रात्मक क्रांति का कब से कब दशक मानी गई है? आ 1950 से 1960 के दशक में जो बदलाव हुआ वो किस क्रांति के नाम से जाना गया? मात्रात्मक क्रांति। अच्छा, मात्रात्मक क्रांति के मुख्य कारण क्या माना गया? मात्रात्मक क्रांति जो मुख्य कारण क्या माना गया बोलो? तो मात्रात्मक क्रांति के मुख्य कारण माना गया कंप्यूटर और सांख्यिकी। कंप्यूटर और सांख्यिकी। मात्रात्मक क्रांति के मुख्य विशेषता क्या माना गया बोलो? कंप्यूटर और सांख्यिकी। का लक्ष्य मानव क्रियाओं की प्रतिरूपों को पहचानना। लक्ष्य एक ही था कि मानव किस प्रतिरूप को और बढ़ रहा है, मानव किस और अग्रसर कर रहा है, इन बातों को समझना था। तो वहां से क्वेश्चन कई बार पूछ भी सकता है ना, कि बोलेगा कि 1960 1950 से 1960 के दशक में कौन कौन सी क्रांति मानी गई? भूगोलवेद के अनुसार 1950 से 1960 के दशक में कौन सी क्रांति? भूगोलवेद के अनुसार मात्रात्मक क्रांति कब से कब तक मानी गई बोलो? और इसका मात्रात्मक क्रांति का होने का मुख्य वजह क्या था बोलो? कंप्यूटर और सांख्यिकी विविधताएं, है ना। लोगों जो है मतलब यंत्रों का, औजारों का ज्यादातर प्रयोग करना तैयार कर दिया, जिसके वजह से मानव जो है तेजी से अपने विकास का और क्या हुआ,
अग्रसर हुआ। मानव क्या हुआ, अपनी तेजी से विकास को और अग्रसर हुआ। कह रहा है कि नई विचारधाराओं का उदय, और नई विचारधारा कब आया, 1970 के दशक में। नई विचारधारा कब आया, बोलो, 1970 के दशक में। कह रहा 1960 के दशक में मशीनी संख्यांकी से असंतुष्ट के कारण 3 नए क्षेत्र पैदा हुए। क्या हुआ, हमने कहा कि 1960 से 1950 से 1960 के दशक में लोग यंत्र का प्रयोग करने लगा ना जी, कंप्यूटर की ओर बढ़ा, मतलब नए नए औजारों की ओर बढ़ा, जिसे हम लोग कौन क्रांति कहे, मात्रात्मक क्रांति। कौन क्रांति कहे, मात्रात्मक क्रांति। वही कह रहा है कि 1960 से 1960 के दशक में मशीन की व्याख्या से, मशीन की व्याख्या से, है ना, असंतुष्टि कर रहा है 1960 है रे, 1960 के दशक की मशीन की व्याख्या से असंतुष्ट के कारण 3 नए क्षेत्र पैदा हुए। 3 नए सोच क्या हुआ जी, पैदा हुआ। पहला क्या हुआ बोलो, कल्याण परक। क्या हुआ, कल्याण परक यानी मानवतावादी, कल्याण परक यानी मानवतावादी। लोग आवास की ओर बढ़े, स्वास्थ्य की ओर देखने लगा ध्यान, है ना, और शिक्षा जैसे मानवीय पक्षों पर जोर दिया। कहा कि मानव जो है तेजी से जो है अपनी क्या हो जा बोलो, चीजों में विकास तब करेंगे जब उनको क्या होगा, है ना, कहते हैं ना कि का आवास, क्या होंगे उन्हें, आवास, है ना, और उसके बाद लो स्वास्थ्य, और उसके बाद शिक्षा। इन 3 चीज पर मनुष्य क्या हुआ, ज्यादा जोर देने लगा। क्या क्यों देने लगा, क्योंकि इन 3 चीजों पर होने के बाद ही मानव क्या हो सकता है, तेजी से अपनी और लक्ष्य को क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, यानी विकास को ओर जा सकता है। विकास को ओर क्या हो सकता है, जा सकता है। किस विचारधारा के बाद, नई विचारधारा कब उत्पन्न हुआ, और इस पर जो है कितनी मानव में कितनी सोच आए, 3, है ना। और इसमें पहला था कल्याणवादी या मानवतावादी। मानव जो है अपनी आवास पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य पर और शिक्षा जैसे मानवीय पक्षों पर जोर दिया। कर अमूल्यवादी ना, निर्धानता और सामाजिक असमानता के कारण मार्क्सवादी के विचार की व्याख्या है, यानी कि जो लोगों में जो निर्धानता था और करा कि सामाजिक असमानता था, लोगों में जो भेद था, उन लोगों को भी क्या हुआ कि समझने की प्रयास किया। और इन जो इसको कौन विचार के अंतर्गत माना गया, मार्क्सवादी विचार के अंतर्गत। किसके विचार के अंतर्गत, मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत इसको समझा गया। किसके अंतर्गत बोलो, मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत इसको क्या किया गया, समझा गया। कह रहा है कि व्याख्यावादी मनुष्य के प्रत्यक्ष अनुभव और धाराओं को पर आधारित। व्याख्यावादी किस पर आधारित था, मनुष्य के प्रत्यक्ष अनुभव, मनुष्य के प्रत्यक्ष अनुभव और धाराओं पर जो आधारित, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्याख्यावादी। मनुष्य में जो निर्धनता, मतलब जो होता था, निर्धनता से मतलब सीधी मानव में एक ही लक्ष्य है कि निर्धनता को किस में, व्यवहारवादी, कहाँ, व्यवहारवादी यानी मनुष्य जो है प्रत्यक्ष अनुभव, मनुष्य जो है हर बातों से क्या करने लगा, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगे, हर चीज को ज्यादातर समझने लगे, है ना। धारणाओं पर अत्यधिक धारणाओं पर क्या हुआ, आधारित अध्ययन, हर बात के धारणाओं पर यानी कि गहनता से सोच विचार करते थे। क्या करते थे, कोई भी कार्य करने से गहनता से क्या करते थे लोग, सोच विचार करते थे, प्रत्यक्ष रूप से उनसे उसको समझने के प्रयास करते थे। तो क्या कहलाएगा, इन जो क्रिया को समझा, यानी कि मनुष्य जो है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया उसको, मनुष्य क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज को क्या किया, अनुभव किया, और उस धारणाओं पर आधारित अध्ययन किया, जिसके बारे में सोच रहा था उनके बारे में अध्ययन करना, मतलब उसके बारे में विश्लेषण किया। तो इन क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यवहारवादी। क्या बोलेंगे, व्यवहारवादी, है ना। और उसके बाद अमूलवादी विचारधारा के जो समर्थक वो है मार्क्सवादी विचार। अमूलवाद की वाद के जो समर्थक वो कौन है, मार्क्सवादी। कौन है, मार्क्सवादी। ये भूगोल ये जो है एक व्यक्ति है, ठीक है ना, जिन्होंने कहा कि निर्धनता को और सामाजिक असमानता के कारण जो लोगों में बदलाव हो रही है, उस पर जो विशेष रूप से विश्लेषण किया, सोचने का जो अध्ययन करने के प्रयास किया, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, अमूलवादी। और अमूलवादी में कौन, किसका विचार है यह,
ये अमूलवादी का जो विचार दिया है वो दिया है मार्क्सवादी। अमूलवादी के विचार क्या दिया है कि कुछ लोग क्यों निर्धनता है, क्यों वो निर्धनता की ओर बढ़ रहा है, और कुछ लोग क्यों सामाजिक असमानता की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोगों में विकास होते गया, जैसे जैसे लोगों में क्या हुआ, विकास होते गया, लोगों में जो है क्या कहा जाए कि क्षेत्र फैलते गया, है ना, लोगों में सामाजिक असमानता आते गया। लोगों में क्या हो गया, कुछ जो लोग जैसे थोड़ा सा शिक्षित हुआ, वो कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया। अरे भाई आप शिक्षित हुए तो उनको भी लेकर चलेगा तब ना, कि ताकि वो आपके बरोबरी में रहे। तो यहाँ तो यदि बरोबरी में रहता तो समानता का अधिकार होता। लेकिन जैसे ही मानव में मानवता आया, ज्ञान आया, बुद्धि आया, कौशलता आया, तो वो क्या होगा, जिसमें ये तीनों चीज आया, है ना, वो क्या हुआ, तेजी से आगे बढ़ गया। और जिसमें नहीं रहा वो क्या हुआ, वो निर्धनता के श्रेणी पर है। निर्धनता मतलब गरीबी पौधान पर रह गया, है ना, गरीबी पौधान पर रह गया। ठीक है ना। तो इस विचारधारा को हम लोग अमूलवादी कहे। और इसका जो विचारवाद जो दिया कि कुछ लोग निर्धनता की निर्धनता हो गए, और जो निर्धनता वो धीरे धीरे और निर्धनता की ओर बढ़ गया। और जिसमें थोड़ा सा विचारवादी आया, ज्ञानता आया, विचारता आया, वो तेजी से क्या हो गया, आगे की ओर बढ़ गया। और ये किसका कहना है बोलो, मार्क्सवाद का। किसका, मार्क्सवाद का। करा है कल्याणपरक और मानवतावादी। कल्याणपरक और मानवतावादी। आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मानवीय पक्षों पर जोर दिया। ये लोग पर किस पर ज्यादा बहुत जोर दिया बोलो, स्वास्थ्य पर, आवास पर और शिक्षा पर क्या किया इन्होंने, विशेष रूप से क्या किया जी, अपना बल दिया। विशेष रूप से अपना क्या किया, बल दिया। तो यह जो जब लोग अपनी आवास पर, है ना, आवास मतलब ये लोग जो अस्थायी रूप से कहीं रहने लगा, स्वास्थ्य पर कि नहीं ऐसा करने से हमारा स्वास्थ्य पर प्रभाव हो रहा है, इस पर भी ध्यान देने लगा, है ना, हमको इस ओर बढ़ने से तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस ओर ध्यान देने लगा। तो जब लोग आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल दिया, वो कौन विचारधारा कहलाया, कल्याणपरक या मानवतावादी। कल्याणपरक या, और उसके बाद मार्क्सवादी विचारधारा का बात बोलो किस आया। मार्क्सवादी विचारधारा निर्धनता और सामाजिक असमानता को दिखाया। किसको दिखाया बोलो, निर्धनता और सामाजिक असमानता को किस में देखा था, अमूलवादी में। किस में बताया, अमूलवादी में। और व्यवहारवादी में लोग किस पर अनुमोदन दिया है, प्रत्यक्ष अनुभव और धारणाओं पर। प्रत्यक्ष अनुभव और धारणाओं पर। अब यहाँ का बात तुमको बताओ कि क्वेश्चन वहां पर पूछ लेगा कि नई विचारधाराओं का उदय किस दशक में मानी गई। भूगोल वेद के अनुसार, भूगोल वेद के अनुसार नई विचारधाराओं का उदय कब हुआ, आय 1970 में। भूगोल वेद के अनुसार नई विचारधारा को उदय कब हुआ, 1970। क्लियर यहाँ तक। दूसरा बोलना है तुमको कि 1970 में, ठीक है ला, कह रहा है कि लोग जो है 1960 के दशक में मशीनी व्याख्या से असंतुष्ट होकर, मशीनी व्याख्या से असंतुष्ट होकर, है ना, असंतुष्ट होकर, यानी कि जो पहले लोग तेजी से क्रांति हुआ उसमें। कौन क्रांति हुआ था बोले, 1950 से 1960 कौन क्रांति कहलाया था, आ? मात्रात्मक क्रांति। लोगों में तेजी से क्या हुआ था, विकास हुआ था। मात्रात्मक है तो तेजी से लोगों में क्या हुआ था, विकास हुआ था। तेजी से लोगों में क्या हुआ, विकास हुआ। और विकास हुआ, लेकिन लोग क्या हुआ कि उससे असंतुष्ट हो गया। उसे क्या हुआ, असंतुष्ट हो गया, है ना। जैसे देखता है ना कि कोई सरकार कोई नया कानून लाता है, तो लोग पहले उस कानून से असंतुष्ट हो जाता है, और धीरे धीरे जब उस कानून में ढल जाता है तो कहता है चलो यही कानून ठीक है, कहता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से पहले जो है मात्रात्मक क्रांति में लोग तेजी से यंत्र का उपयोग कर करके क्या कहा जाए कि लोग जो है तेजी से विकास हुआ, क्या हुआ, अपने क्षेत्र में विकास हुआ। लेकिन कुछ लोग फिर क्या हुआ कि जैसे नए विचारधारा का उदय हुआ, लोगों में नए नए विचार होने लगा, भाई इससे हानि हो रही है, इससे हमें इस प्रकार की प्रभाव हो रहा है, ये सब को जैसे लोगों पर विचारधारा आया, लोग क्या हुआ कि उससे असंतुष्ट होने लगा। असंतुष्ट कहे तो दुख, असंतुष्ट कहे तो दुख होने लगा। और इससे उन्होंने तीन विचारधारा को उत्पन्न किया। पहला कहा कि कल्याण परक यानी मानवतावादी, ऐसा काम करना है जिसमें मानव को मानवता बचे रहे, है ना। तो कल के इसे क्यों, कल के आपको सबसे पहले
आवास पर ध्यान देना है। किस पर? आवास पर। आपको आवास मतलब अस्थायी रूप से रहना है। उसके बाद बोला कि आपको स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। विकास करना है, विकास करना है, लेकिन स्वास्थ्य पर किसी प्रकार के प्रभाव ना हो। फिर करा है शिक्षा जैसी मानवीय पक्ष है। शिक्षा जैसी मानवीय पक्ष है, मतलब कहे तो शिक्षा पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। तो आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, अरे आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा किस विचारधारा में आएगा? कल्याण परक या मानवतावादी। और निर्धनता और सामाजिक असमानता, निर्धनता और सामाजिक समानता किस में आएगा? अमूलवादी में। और किसका विचारधारा है? मार्क्सवाद की विचारधारा है। और व्याख्यावादी किसका है बोलो? व्याख्यावादी किसका है? चलो कर उत्तर आधुनिकवाद। किस आ गए हम लोग? उत्तर आधुनिकवाद। किस बार है बोलो? उत्तर आधुनिकवाद 1990 के दशक। करा सोच, अब वैश्विक सिद्धांत की जगह स्थानीय संदर्भों की अधिक महत्व दिया गया। पहले जो है वैश्विक स्तर पर बल दिया गया, अब किस पर दिया रहा है? स्थानीय क्षेत्र पर दिए जाने लगा। यह माना गया कि एक ही नियम पूरी दुनिया पर लागू नहीं हो सकती है। एक ही नियम पूरी दुनिया पर लागू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हमने बताया अभी कि जैसे क्षेत्र बदलता है वहां की मिट्टी बदल जाता है। देखा है? क्षेत्र जैसे बदलो, तुम यहीं से चले हो भागलपुर की ओर चले जाओ, बांका की ओर चले जाओ, लाल मिट्टी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? और जब लाल मिट्टी मिले तो वहां की पानी भी क्या मिलेगी हमें? बदलाव हो जाएगी। पानी की भी वहां क्या हो जाएगा? बदलाव है। कहीं कहीं तो पानी है ही नहीं, है कि नहीं? अब कहीं कहीं क्या है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, ये सब क्षेत्र है ना, ये सब क्षेत्र चले जाओ तो वहां पर अक्सर जो है वहां से बगल से कर्क रेखा गुजरा है ना। अब वहां पर हर हमेशा हीट रहता है, ताप रहता है ना। हर हमेशा क्या होता है जी? हीट रहता है ना। तो ये सब बात है। कहीं न कहीं चले जाओ, जैसे कहीं चले जाओ तो अक्सर क्या होता है वहां पर ठंड रहता है। लड़का समझा रहे, तू कौन सी बीच में बात कर रहा है? कौन सी कर रहा है? ठीक है ना। फिर तुम उस अरे ऐसे बहुत ऐसे चले जाओ जहाँ पर अक्सर ठंड रहते है। बोलो कहाँ पर? नॉर्वे जैसे देश, नॉर्वे बताता है ना, तो वहाँ पर क्या बोलो अक्सर क्या होते हैं जी? ठंड रहते हैं, रहता है कि नहीं? तो कहा शायद जैसे ही क्षेत्र बदलता है, दिशा बदलती है, वैसे ही वहाँ की चीज़ों में हवा, पानी, वहाँ के लोग, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की विचारधारा, है कि नहीं, सभी चीज़ों में क्या हो जाती है? बदलाव होता है। अब एक ही नियम हम पूरे क्षेत्र में लागू कर सकते हैं क्या? नहीं। पहले लोग पूरी वैश्विक स्तर पर ध्यान दिया। किस पर? वैश्विक स्तर पर। पहले जो पूरे लोग किस पर ध्यान दिया? वैश्विक स्तर पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया? वैश्विक स्तर पर। और उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों में धीरे धीरे नए सोच, नए उदय होने लगा, तब लोग जो है 1960 के 1990 के दशक में, कुछ दशक में वो क्षेत्रीय यानी वैश्विक बातों को ध्यान तो दिया ही, साथ ही साथ अपने क्षेत्र पर भी क्या करने लगा? स्थानीय संदर्भ, मतलब स्थानीय संदर्भ कारक के अब वैश्विक सिद्धांत की जगह पर स्थानीय संदर्भों पर लोग अधिक महत्व दिए जाने लगा। किस पर देने लगा रे? स्थानीय संदर्भ पर। और लोगों की यह मानना पड़ा कि हम एक ही नियम कायदे सभी जगह लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह की समस्या और सब जगह के जो है चीजें क्या है? अलग अलग है। अब कह रहा है यहाँ से कि मानव भूगोल की प्रकृति एवं अंतर विषय, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि मानव भूगोल का संबंध है ना अन्य सामाजिक विज्ञानों से बहुत ही क्या था? गहरा था। मानव भूगोल का जो संबंध है अन्य सामाजिक विज्ञान से क्या जी? गहरा क्या है बोलो? अरे बहुत गहरा संबंध है ना, ये कहो जो कि बहुत गहरा संबंध कहो जो कहो। करा इसे समझने के लिए हम नीचे एक तालिका तैयार किए हैं। करा सामाजिक भूगोल। अब सामाजिक भूगोल के अंतर्गत क्या आएगा? जब तुम सामाजिक भूगोल की ओर ध्यान कर रहा है, तुम्हारा अध्ययन किस ओर हो रहा है? तुम जो अग्रसर कर रहा है किस ओर? तुम बढ़ना किस ओर चाह रहा है? लेखन शैली करना किस ओर चाह रहा है? सामाजिक की ओर। किसको ओर? तो सामाजिक भूगोल का जब पढ़ेगा तो उसमें समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और महिला अध्ययन को तुमको ध्यान करना पड़ेगा। तो सामाजिक भूगोल में क्या पढ़ेगा? समाज शास्त्र के बारे में। सामाजिक भूगोल को जब पढ़ेगा तो उसमें क्या करेगा? समाज शास्त्र के बारे में। मनोविज्ञान, लोगों की सोच के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा।
है ना, महिलाओं अध्ययन, है ना, महिलाओं अध्ययन। महिला अध्ययन के मतलब हुआ कि ये जो है एक जमीनी स्तर से तुम्हें उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि नगरीय भूगोल। जब तुम नगरीय भूगोल को पढ़ेगा तो नगर के नगरीय अध्ययन करना होगा, नगर के एक एक बातों का अध्ययन करना होगा। नगरीय अध्ययन मतलब वहाँ की लोगों को आवास, वहाँ के लोगों की भोजन, वहाँ के लोगों की पहनावा, वहाँ के लोगों की रहन सहन, वहाँ के लोगों की विधि व्यवस्था, यह ध्यान देना होगा, है ना। नियोजन, वो किस तरह से वो बसे हैं, बसने की उस तरह से त्रुटि क्या है, इस सब पर ध्यान देना होगा, है ना, है ना। क्यों कहीं पर महलों की महल घर है, कहीं पर सिर्फ झोपड़ियों की घर है ना। कहीं पर महल है तो कहीं झोपड़ियां हैं। एक एक चीजों पर ध्यान देने के लिए आपको कौन सा भूगोल को पढ़ना होगा, नागरिक भूगोल को। किसको, राजनीति विज्ञान और सैन्य विज्ञान को पढ़ने के लिए आपको राजनीतिक भूगोल को अध्ययन करना होगा। किसको करना होगा बोलो रे, नागरिक भूगोल अध्ययन को। फिर कह रहा है कि जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल को जब अध्ययन करेगा तुमको जनसंख्याकी के बारे में अध्ययन होगा। किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में। आवास भूगोल, नगर और ग्रामीण नियोजन, है ना, आवास और ग्रामीण नियोजन। और आर्थिक भूगोल इसमें पड़ेगा हम लोग, अर्थव्यवस्था, कृषि विज्ञान और संसाधन। तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है, यह बताओ कि ये सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक, जनसंख्या, आवास और आर्थिक कौन भूगोल के अंतर्गत आएगा, मानव भूगोल के अंतर्गत। कौन का आएगा, मानव भूगोल के अंतर्गत। भू विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ठीक है ना, मृदा विज्ञान, विज्ञान को भूगोल को विज्ञान की जगह पर कहा दो को, इनकी भू भूगोल, अला भू भूगोल कहो, जलवायु भूगोल को हो, जल भूगोल को हो, पर्यावरणीय भूगोल को हो, या कह दो कि मृदा भूगोल को हो, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, प्राकृतिक। प्राकृतिक है तो भौतिक भूगोल, प्राकृतिक है तो भौतिक भूगोल, है ना, इसके अंतर्गत हमें सम्मिलित होंगे। किसी को दिक्कत यहाँ तक। कह रहा है कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके अंतर्गत। अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे थे, यही नहीं पढ़ा रहे थे रे, मानव भूगोल के वहां पर हम लोग क्या पढ़ाए थे बोलो। यहाँ हम लोग पढ़ाए थे मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्र। यहाँ पर क्या दिया है, मानव भूगोल के क्षेत्र और उनके अंतर संबंध। वहां पर उप क्षेत्र लिए थे, मानव भूगोल के क्षेत्र लिए थे, वहां क्या लेते हम लोग, उप क्षेत्र। यहाँ पर क्या ले रहे हैं, उनके अंतर संबंध। क्या ले रहे हैं, अंतर संबंध। करा यह क्षेत्र समाज और उसकी संरचनाओं को अध्ययन करता है। यह क्षेत्र क्या कर रहा है बोलो, उनकी समाज और संरचनाओं को। करा कि प्रमुख उप क्षेत्र व्यवहारवादी भूगोल वे मनोविज्ञान से जुड़ा है। लिंग भूगोल में पड़ेगा रे, महिला भूगोल जिसको बोले थे उसको हम लोग जन लिंग भूगोल बोलेंगे। लिंग भूगोल मतलब कहाँ पर महिलाओं ज्यादा है, कहीं पुरुष ज्यादा है, कहाँ पर जो है मतलब जो है किस वर्ग के लोग ज्यादा है ना। इन सभी चीजों को बारे में जो अध्ययन करेंगे वो कौन भूगोल में, लिंग भूगोल, जिसको हम लोग महिला भूगोल भी कहते हैं। लिंग भूगोल, महिला अध्ययन। लिंग भूगोल में क्या पढ़ेंगे, महिला अध्ययन। अब कोई भी डाटा जो निकाला जाता है जनसंख्या स्तर पर वो किसके आधार पर आधारित, महिलाओं के आधार पर। किसके आधार पर, महिलाओं के आधार पर। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि व्यवहारवादी भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ चीज। व्यवहारवादी में क्या पढ़ेंगे, व्यवहारवादी में पढ़ेंगे हम लोग मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ क्षेत्र। और लिंग भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे महिला से अध्ययन, अन्य महिलाओं का अध्ययन। लिंग भूगोल में क्या पढ़ेंगे, महिलाओं का अध्ययन। और सांस्कृतिक भूगोल में पढ़ेंगे हम मानव विज्ञान के। सांस्कृतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मानव विज्ञान के। कह रहा है कि इसमें चिकित्सक भूगोल भी शामिल है। कौन भूगोल, चिकित्सक भूगोल, जो महामारी विज्ञान से गहराई से जोड़ता है। तो आप वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको ऐसे पूछ देगा कि व्यवहारवादी भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी भूगोल का संबंध है किससे बोलो, मानव भू से। किसे, मनोविज्ञान से। व्यवहारवादी भूगोल का संबंध है किससे बोलो, मनोविज्ञान से। और लिंग भूगोल का संबंध सांस्कृतिक भूगोल का संबंध किससे बोलो, मानव विज्ञान से। किसे, और चिकित्सा भूगोल का संबंध किससे है, महामारी विज्ञान के अध्ययन से। अब राजनीतिक भूगोल क्या है, कराए कि राजनीतिक कराए इसमें सीमाओं, राजनीतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे,
जब तुम राजनीतिक भूगोल को पढ़ेगा तो इसमें पढ़ेगा कि सीमा के बारे में, कोई देश की सीमा कहाँ से है, कोई राज्य की सीमा कहाँ से है, और वहां पर किस प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था है। क्या चल रहा है, सब रहा है ना? तो कह रहा है कि इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सीमा के बारे में। सीमा कहे तो कि कोई देश की सीमाओं कहाँ है, ठीक है ना, राज्य की सीमाएं कहाँ है, और साथ ही साथ क्या कहा जाए, क्षेत्र के यानी कि शासन प्रणाली, उस क्षेत्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, उस क्षेत्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली विधि व्यवस्था है। ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं किस भूगोल में पढ़ते हैं, आ राजनीतिक भूगोल में। किसी राज्य की सीमा के बारे में अध्ययन करना कौन भूगोल में आएगा, किसी देश की सीमा के बारे में अध्ययन करना, किसी देश की या क्षेत्र की वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को अध्ययन करना, किस में आएगा, राजनीतिक भूगोल में आएगा। करा है निर्वाचन भूगोल, करा यह चुनाव और मतदान के तरीकों को विश्लेषण करता है। जब तुम राजनीतिक भूगोल पढ़ेगा तो तुम किस में चलेगा बोलो, चुनाव कहाँ पर कैसे होता है, किस आधार पर चुनाव होना चाहिए वहां पर, है ना, मतदान, चुनाव या मतदान किस तरह से होनी चाहिए, ये सब को अध्ययन हम किस में पढ़ेंगे, निर्वाचन भूगोल में। किस में रे, निर्वाचन भूगोल, जो राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। निर्वाचन भूगोल किससे संबंधित है जी, राजनीतिक भूगोल से। निर्वाचन भूगोल किससे, राजनीतिक भूगोल से। इसमें हम चुनाव के बारे में, मतदान के बारे में पढ़ेंगे। अगला करा है सैन्य भूगोल, करा है युद्ध और राजनीतिक स्थल, कहाँ पर युद्ध कब हुआ, किस तरह से हुआ, है ना, किस कारण से हुआ, और इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, राजनीतिक भूगोल में। किसमें रे, और यह जो है सैन्य विज्ञान से संबंधित, किसे, सैन्य विज्ञान से, किसे, सैन्य विज्ञान से। करा आर्थिक भूगोल, बात समझ में आ रहा है तुम लोग को, आ? थोड़ा बोरा, फिर इसमें क्यों नहीं पड़ेगा, आप देखो तो यहाँ से सीधी सीधी बात है। ये सैन्य भूगोल, तो इसका मतलब सैनिक विज्ञान से संबंधित होगा। अब सैन्य में, सैन्य का काम क्या होता है, मुख्य रूप से युद्ध करना। सैन्य का काम क्या होता है, युद्ध करना। और जैसे युद्ध होता है राजनीति शुरू हो जाता है, देखता है एकदम बैठ गया दूगो, और कह रहा है आपके पक्ष में क्या कहना है, यदि परमाणु बम छोड़ दिया तो लोगों को क्या करना है, वहां बैठ जाएगा टीवी पर बकवास करते रहता है, करता है कि लड़े, तो बोलो तो वो किस में आ जाएगा बोलो, सैन्य भूगोल में आ जाएगा, है कि नहीं। निर्वाचन, निर्वाचन मतलब क्या होता है, चुनाव या मतदान। निर्वाचन मतलब क्या होता है, अरे ए क्या कर रहा है, निर्वाचन मतलब क्या होता है बोलो, निर्वाचन जो होता है, जो चुनाव करवाता है, मतदान करता है, जिसको वोटिंग कहते हैं हम लोग, वो कौन करवाता है बोलो, निर्वाचन आयोग कौन करवाता है रे, तो कौन भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग। और ये जो होता है ये राजनीतिक से जुड़ा हुआ बात होता है, इसका संबंध किससे होगा, राजनीतिक से, राजनीतिक भूगोल से किससे होगा। अब देखो चिकित्सक, चिकित्सा मतलब क्या होता है, डॉक्टर, चिकित्सा मतलब डॉक्टर, ये किसका काम करेगा, महामारी विज्ञान में को, है ना, कौन सी बीमारी क्यों फैल रहा है ना, इसका अध्ययन कौन है, ये बीमारी कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस कारण से उत्पन्न हुआ, कौन से मौसम का वजह से, कौन से जल का ग्रहण करने से, कौन सा भोजन की वजह से यह बीमारी हो रहा है, इन सभी चीजों को अध्ययन किस में होगा बोलो रे, सामाजिक विज्ञान में होगा। अरे गधे, हम चर्चा किए कि कोई बीमार क्यों पड़ा, है ल, तो महामारी में ना पढ़ेंगे रे। महामारी का, महामारी मतलब कहे तो बीमारी, बीमारी का अध्ययन कौन करता है, डॉक्टर ने करता है, कौन भूगोल कहलाएगा। अरे भूगोल का मतलब पहले क्या हुआ बोलो, क्षेत्र को आड़ जाना, करा कि भूगोल का ज्योग्राफी गधा कहे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हम क्षेत्र को बांट के पढ़ा रहे हैं, समझ रहा है ना। अच्छा सुनो, कैंटीन के काम करने गया है तुम लोग कभी, क्या है, जो कैंटीन के काम करने जाता है, सुनो, कैंटीन का काम करने जाता है, तो जो एक जो कैंटीन जो 10 को चलाने वाला आता है, तो जिसको कैंटीन मालिक कहा जाए, मालिक का काम होता है कि वो गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र घूम करके पता करना कि कहाँ पर किस प्रकार की विवाह होने वाला है, यानी विवाह हो, कहाँ पर श्राद्ध होने वाला है ना रे, कहाँ पर किसी प्रकार के मेला लगने वाला है, कहाँ पर हमको काम का ठेका लेना है, लेता है। तो एक तरह से आप उसको बोलो, उसको भूगोल वेद की संज्ञा दे दो अपने हिसाब से। आज जब जाता है तो वहां कहता है कि देखो तुम जो है पानी का वितरण करेगा,
अरे तुम पानी को देख रेख करते रहेगा, तुम थाली साफ करते रहेगा, तुम्हारा काम रहेगा खाली पूरी चलाना है, तुम्हारा रहेगा खाली लेग पीस चलाना है। अरे तो सबको काम बांट देता है कि नहीं रे? सबको काम बढ़ता है कि नहीं? और जिसको कहता है कि देखो उसका घटा या बढ़ा किस हिसाब से चलाना है, उसका ध्यान तुमको रखना होगा। ध्यान रखना के ही क्या कहते रे? अध्ययन करना। कहता है कि नहीं? उसी प्रकार भूगोल है, लेकिन सब जो है अपने अपने क्षेत्र में बटा है। चिकित्सा का कहा कि आप जो है महामारी के बारे में देखिए कि बीमारी क्यों फैल रहा है। महामारी मतलब बीमारी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? हवा के कारण हो रहा है, मिट्टी के कारण हो रहा है, कि जल के कारण हो रहा है, कि लोगों को खान पान के कारण हो रहा है। आप महामारी यानी कि चिकित्सा विज्ञान को भूगोल को दे दिया, आप इसको देख रेख करिए ये बीमारी कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, किस कारण हो रहा है। ठीक है ना? राजनीति भूगोल को दे दिया कि आप सिर्फ राजनीति संबंधी प्रक्रिया को देखिए। सामाजिक भूगोल को दे दिया आप किसको क्या देखिए? आप सामाजिक संबंधी प्रक्रिया को देखिए कि किस तरह से समाज में उतार चढ़ाव बदलाव हो रही है। समझ रहा बातों को कि नहीं आया समझ में? आए आया? चलो अब राजनीतिक देखो, राजनीतिक में राजनीतिक को जब करता है तो नेता लोग को क्या काम है? जैसे नीति अभी नरेंद्र मोदी जी है, सीमा के बारे में लड़ रहा है कि नहीं रे? ये हमारा सीमा यहाँ है देश के लेकर के। अब राज्य के बारे में कहा जाए, राज्य के बारे में कहा जाए तो राज्य के बारे में क्या कहा जाए? नीतीश कुमार जी अपने अपने सब, भारत के भी एक, बिहार के भी एक नक्शा है न रे? नक्शा है कि नहीं? बिहार के भी एक नक्शा है, तो नक्शा को देख रेख कौन कर रहा होगा? नीतीश कुमार, यानी कि जिसको नेता वर्ग के लोग बोलो है ना। ये जो सीमा के बारे में, राजनीति के बारे में, प्रशासन शासन प्रणाली के बारे में जो देख रेख करेगा, सीमा के बारे में बोले तो हरदम उसको क्या देखता है? इसको वही ना। और जब जब सीमा के बारे में बोलता है तो बाबरा उनको देखना स्टार्ट कर देता है। अरे कौन से कर रहा है रे? चलो रे, तो सैनिक भूगोल किस वजह करे? सैनिक भूगोल का भी संबंध जो है राजनीतिक या सैन्य भूगोल से है। किसे रे? और इसका मुख्य कार्य सौंपा गया है कि आप युद्ध और राजनीति स्थल को देखिए। किसको देखे? युद्ध, युद्ध और राजनीति स्थल को। निर्वाचन भूगोल को कहा कि आप निर्वाचन करवे, अपना क्षेत्र क्षेत्र घूम करके आपका क्या करना है? निर्वाचन कराना है। कौन सा क्षेत्र में कब चुनाव होगा, कौन सा क्षेत्र में किस समय में चुनाव होगा। अपने बिहार में चुनाव कब करवाता बोलो? क्योंकि निर्वाचन आयोग ने पढ़ा, उसको इस बात को पता है कि बिहार, बिहार जो है सब पर्व को भूल सकता है। ठीक, दीपावली और छठ पर्व को नहीं भूलेगा। और दीपावली के बाद 6 दिन के बाद क्या होता है? छठ होता है। तो लोग जो है दीपावली में बहुत से कंपनियां में छुट्टियां भी मिलता है, बोनस मिलता है, घूमने फिरने के लिए मिलता है ना। तो लोग क्या करता है कि लोग छठ के भी बहाने, दीपावली के भी बहाने क्या होता है, और उस समय हम लोगों को बिहार में फसल की भी क्या होती है? खरीफ फसल की कटाई होती है। होती कि नहीं रे? खरीफ फसल की कटाई हो रही है और फिर उसके बाद रबी फसल की बुआई हो रही है। तो जो लोग जो होते हैं, गधे, जो लोग जो होते हैं तो यहाँ पर अपने बिहार लौटाते हैं दीपावली भी मनाने के लिए, छठ पर्व को भी मनाने के लिए। ठीक, जो खड़ी फसल लगे होते हैं उसको कटाई के लिए, और काट करके रबी फसल की बुआई करके फिर चले जाते हैं प्रदेश। तो लोगों को पता है कि सब लोग उस समय बिहार में आते हैं। इसी समय देखना कि जब भी चुनाव होता है तो छठ पर्व का आसपास होता है ना रे? क्यों होता है? क्योंकि सब लोग उस वक्त गाँव में रहते हैं, है ना। इसलिए निर्वाचन आयोग इसी को ध्यान में रखा है कि कहाँ पर किस चीजों में लोग एक जगह एकत्र होते हैं अपने अपने क्षेत्र में, है ना। तो उसी समय वहां पर हमको अपना मतदान करवा लेना है, उसी समय क्या करना है। हाँ, तो सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र को बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में सोचना विचारना, कानून प्रावधान बनाना, है ना। सबको अपने अपने क्षेत्र बांट दिया और जिसको जिसको क्षेत्र बांटा उसको उसी भूगोल में सम्मिलित कर दिया। राजनीति के बारे में सोच रहा है राजनीतिक भूगोल, सैन्य के बारे में सोच रहा है सैन्य भूगोल, बीमारी के बारे में सोच रहा है तो चिकित्सक भूगोल। सब रहे बातों को कि नहीं? समझा यहाँ तक?
अब हम क्या समझाना चाह रहे थे तुम लोग को? आर्थिक भूगोल, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था। अब तुम्हारा अर्थव्यवस्था कैसे सुधर रही है, तो उसके बारे में कह रहा है कि यह मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का क्या कारण काम है? आर्थिक भूगोल का मुख्य काम है कि हमें अर्थव्यवस्था को देखना है। क्या देखना है जी? अर्थव्यवस्था को। आर्थिक भूगोल का यह मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह किसका करता है बोलो? मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को। और यह सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्र, सभी भूगोल में सबसे बड़ा क्षेत्र है आर्थिक क्रिया। अब देखो कह रहा है कि सुन यहाँ पर, यानी आर्थिक क्रिया जिसको हम लोग आर्थिक भूगोल में आएगा। आर्थिक क्रिया किस बात जाएगा बोलो? आर्थिक भूगोल में। कह रहा है कि संसाधन और कृषि भूगोल, संसाधन और कृषि भूगोल। अरे लड़का लोग समझा रहे तो तू लोग बात कर रहा है, और यहाँ से खाली ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ से सब्जेक्टिव नहीं बनेगा। जो भी बात बन रहा है सिर्फ यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 4 कोई चैप्टर से बनेगा। पहला, मानव की प्रकृतिकरण क्या है, प्रकृति की मानवीकरण क्या है, निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है, नव निश्चयवाद क्या है। ठीक है ना? ये चैप्टर ज़्यादा यही क्वेश्चन अक्सर बनता है और यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। या तो पूछ लेगा कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए न, फिर उसके बाद कह देगा विडाल डी ब्लॉस के अनुसार कीजिए, हर ग्रेफी टेलर के अनुसार कीजिए। या तो पूछ देगा कि इन सभी को जो है जनक पूछ लेगा जो ऊपर हम बताए थे। बस ये 3 4 को पॉइंट पर क्वेश्चन बनता है सब्जेक्टिव। बाकी से उसे ऑब्जेक्टिव काट के बना लेगा। ये जितनी भी चीज़ पढ़ा रहे हैं सब किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए है? अब हम पढ़ा रहे हैं तो तुम बात कर रहा है, और तुमको लगा अब बीच बीच में तुम पढ़ेगा, कभी यहाँ ध्यान कभी वहाँ ध्यान, तो तुम कहेगा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ से समझ में आएगा बोलो? ये तुमको क्वेश्चन आंसर पढ़ना है तो बोलो हम कल से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हैं, और 1 महीना में हम तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देते हैं। हम गारंटी देते हैं कि 1 महीना में सब सिलेबस को खत्म कर देंगे। ठीक है? क्वेश्चन आंसर में हम तुमको एनसीईआरटी बुक से एक एक लाइन को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि तुमको पहले देखो, जितने भी परीक्षा की तैयारी करता है तो एनसीईआरटी बुक कहता है पढ़ने के लिए, भले इसमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना? ऐसे इतिहास भी हमारे युगों युग से गवाह है क्या? कि जो सच्ची होती है, जो अच्छी होती है, वो कड़वी होती है। पता है कि नहीं रे? वही वाला बात है। एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे, इसको ध्यान से, इसमें हम क्या बोले, बुक जब तुम लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, जब तुम उसके एक एक बातों को कड़ी बाय कड़ी का कहा जाए क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा कि आगे क्या कह रहा था, ये क्या कह रहा है। अब अगला शब्द को नहीं समझेगा तो पिछला शब्द तुम नहीं समझेगा। समझ रहा है ना? तो फिर कोई फायदा नहीं एनसीईआरटी बुक पढ़ने से। तब यही काम है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है? और क्वेश्चन आंसर सब चैप्टर के बाद क्वेश्चन बाय आंसर करवा देंगे, और ऑब्जेक्टिव तुमको रटवा देंगे, और जाओ फर्स्ट डिवीजन कर जाना है। गारंटी भी ये बिल लेंगे हम फर्स्ट डिवीजन करने का। ठीक है? इसलिए आपको यहाँ डिवीजन लेना नहीं है, एजुकेशन लेना है अच्छी से, ताकि हम आगे चल के कोई चीज़ को तैयारी करें तो हम उस चीज़ में सफल हो सके। समझ रहा बात को? चल ध्यान दे यहाँ पर। अब देखो हम जो बातों का भी हमने वहाँ पढ़ाया, अब उसी को समझने के लिए हम यहाँ तालिका दे रहे हैं। अब ये जो ये नहीं समझा होगा, ये फिर ये तालिका समझ में नहीं करेगा। जो चीज़ को वहाँ पढ़ा है उसको एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए में के इसको हम टेबल तैयार कर दिए। इसको क्या कर दिए? टेबल दे दिए। ठीक है? अब टेबल दे दिए तो और तुम ये टेबल कर दे दिए कि तुम जितना बात को समझा उसको एक बार में टेबल में क्या होता है कि एक बार में एक नज़र में देख लेना। समझ रहा है? तेरी निगाहें ही काफ़ी है हमारे दिल की संतुष्टि देने के लिए। नहीं रे? यही है बात है, जितनी बात हम यहाँ किए, यहाँ एक निगाहें में है तुम्हारा दिल की संतुष्टि देने के लिए। समझा बात को? चलिए अब कह रहा है कि क्षेत्र और संबंधित विषय, और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या अध्ययन करते हैं। अब हम क्या पढ़े? जो चीज़ को तुमको वहाँ अभी छूटा, उस सब चीज़ को हम यहाँ पर एक निगाहें में तुमको दे रहे हैं। अब यहाँ पर यदि छूटा तो निगाहें में भांग देंगे, न निगाहें रहेगा न दाएं बाएं आँख चलेगा। दुनिया पर हम वहाँ पर पढ़ा रहे थे कि क्षेत्र के बारे में, किसके बारे में? और क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को जब हम अध्ययन करते हैं उस क्षेत्र को पढ़ेंगे। जैसे जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल जो है
तुम जनसंख्या भूगोल का अध्ययन करेगा तुम उसमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ेगा, जनसंख्या के बारे में पढ़ेगा कि कौन सा क्षेत्र का, जैसे भारत, मान लीजिए अपना देश ले लो भारत, तो भारत के कौन सा, भारत के पहले दिशा में बांटो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व में ज़्यादा जनसंख्या है कि दक्षिण में ज़्यादा है कि उत्तर में है कि इधर है, ठीक है ना। फिर पूर्व में ज़्यादा जनसंख्या है, उत्तर में ज़्यादा जनसंख्या है तो क्यों है, क्या वजह है, दक्षिण में क्यों नहीं है जितना, है ना, उसके अपेक्षा। फिर उसके बाद हम लोग खंड में चलेंगे, किसमें, खंड मतलब राज्य व राज्य, खंड मतलब राज्य व राज्य, वो राज्य में जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, वो राज्य क्षेत्र में क्यों ज़्यादा है ना, वहाँ पर जनसंख्या कम होने की वजह क्या है, वहाँ की जनसंख्या कम होने की वजह क्या है, समझ रहे बातों को। इन सबको पढ़ेगा हम लोग खंडन में, क्या पढ़ेंगे। दूसरी बात है ना, वहाँ पर कभी कभी देखते हैं कि वहाँ जनसंख्या कम क्यों हुआ, तो वहाँ देखेंगे कि ये चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत देखेंगे, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत देखेंगे, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत देखेंगे, सब चीज को देख करके वहाँ पर करना पड़ता होगा, ठीक है ना। तुम्हारा एक बीमारी को जांच करने के लिए डॉक्टर क्या को लिख देता है वहाँ पर, खून जांच, पेशाब जांच, ठीक है ना। और उसमें खाली खून तुमको लगा खून जांच, खून जांच में देखना डॉक्टर बोलेगा, तो बोलेगा दो गो जांच में इतना पैसा, बोलेगा दो गो जांच थोड़ा है, देखना डॉक्टर बोलेगा। देखिए यहाँ पर यही फला कौन सी जांच होता है, हम तो डॉक्टर लेन बताना है, वहाँ पर बोलेगा हे फलना चलना है, ECT PCT DDD ढेरी कर देगा। देखिए 1 2 3 4 5, इसलिए हो गया आपको 1600 रुपया हो गया जांच का। आज आप सोच रहे दो गो जांच है, समझ रहा है। तो खूने जांच में कितनी जांच होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल, अब भूगोल में पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल में कई भूगोल है, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, है ना, नगरीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सब रहा है ना। इन सभी चीजों को बढ़ी में पढ़े, क्या पढ़े, पहले पढ़ रहे हैं हम लोग भूगोल। भूगोल में पहला चैप्टर हुआ मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम लोग पढ़े एक भौतिक भूगोल, दूसरा पढ़े हम लोग किसके बारे में, मानव भूगोल। मानव भूगोल तो चैप्टर का नाम है, उसमें पढ़े हम लोग भौतिक भूगोल, फिर हम लोग क्या पढ़े हम लोग, मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में हम लोग पढ़े, फिर भूगोल को फिर कई वर्गों में कर दिया। भूगोल को फिर जैसे जनसंख्यांकी भूगोल, ये कौन भूगोल में होगा बोलो, जनसंख्यिकी भूगोल किसमें होगा, मानव भूगोल में। आवास भूगोल किसमें होगा, आवास जो लोग घर बनाता है, मानव बनाता है प्रकृति, तो कौन भूगोल। नगरीय भूगोल किसमें होगा, मानव भूगोल में। ऐतिहासिक भूगोल किसमें होगा, वही कह देंगे भू आकृति भूगोल किसमें होगा, आए मृदा भूगोल किसमें हो जाएगा, जलवायु भूगोल किसमें हो जाएगा, भौतिक बोलो या प्रकृति भूगोल बोलो, है कि नहीं। लेकिन भूगोल में बोल रहे थे यहाँ पर प्रकृति भूगोल बोलना है कि नहीं, सब रहे बातों को। आए वहाँ पर फिर कह देते हैं हम लोग पर्यावरणीय भूगोल, ठीक है ना, ये कौन सी कहा जाए, हम लोग भौतिक भूगोल में बोले थे ना, जलवायु भूगोल, जल भूगोल, और कौन भूगोल बोले थे बोलो, जल भूगोल, जलवायु भूगोल, मृदा भूगोल, ये सब किस में हो जाएगा, भौतिक भूगोल में आ जाएगा। हाँ पर्यावरणीय इस सब में आ जाएगा। चलो तो अब हम लोग यहाँ से सुनिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, करे जनसंख्या भूगोल, क्या करे, जनसंख्या भूगोल, करे जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल को जब पढ़ेगा तो तुम जननांकीय के बारे में पढ़ेगा, और जननांकीय जो निकालते हैं हम लोग कौन अध्ययन पर, लिंग आधार पर, लिंग अध्ययन पर, कौन भूगोल को, हमको जनसंख्यांकी भूगोल को आंकड़ा निकालने के लिए हमको लिंग भूगोल को अध्ययन करना होगा। और लिंग भूगोल का जो अध्ययन करते किसके आधार पर, महिलाओं के आधार पर, किसके आधार पर, महिलाओं के अध्ययन के आधार पर, महिलाओं के अध्ययन के आधार पर। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। क्यों कहीं पर जनसंख्या कम है, क्यों इसमें जनसंख्या कहीं पर क्या जी बोलो, घनत्व, और क्यों यहाँ पर क्या है बोलो, वृद्धि है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे आवास भूगोल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नगर और जनसंख्या नियोजन, क्या पढ़ेंगे बोलो, नगर और ग्रामीण नियोजन, है ना। इसमें पढ़ लेंगे बस्तियों और उनके नियोजन के बारे में, किस प्रकार की बस्ती कहाँ है। फिर हम लोग पढ़ेंगे नगरीय भूगोल, किसमें पढ़ेंगे, नगरीय भूगोल, इसमें पढ़ेंगे नगरीय अध्ययन और नियोजन, यानी शहरों के विकास और उनकी समस्याओं का अध्ययन करेंगे, शहरों के विकास और उनकी समस्याओं को। ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ेंगे भूगोल के तत्व और समय के साथ परिवर्तन। अब यहाँ से आ रहा है, ठीक है लो क्वेश्चन, यहाँ से आ रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, कह रहा है कि देखो, कह रहा है कि भौतिकी की विकास के फलस्वरूप
क्या है? प्रौद्योगिकी। क्या पूछ रहा है? सुनो, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप हल आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, यह किसका तर्क है? भौतिक। क्या है? भूगोल आज के समय में, भूगोल आज के समय में और भी अधिक क्या है? प्रासंगिक हो गया। भूगोल जो है आज के समय में और भी क्या हो गया है? प्रासंगिक हो गया है। ठीक है, भूगोल आज के समय में क्या हो गया है? और भी प्रासंगिक हो गया। कारण कि चंद्रमा से है? सुनो, क्या हुआ? यहाँ से हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। किस पर? कल। कल क्या चलेंगे हम लोग? लघु उत्तरीय